हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे एंड टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फिर 9 PM पे उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एंड उसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है, संडे को ऐसे राइटिंग सेशंस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं एंड जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको आप सबमिट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। यहाँ पे आप पीयर इवेल्युएशन के लिए अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब जहाँ तक आज के सेशन की बात है, हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं GS 3 से, इकोनॉमी से। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी इशू हों आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड सबसे एंड में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है वो एक 15 मार्कर है, मीन्स 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। तो आपको करंट अफेयर अच्छे से करना है, आपको बजट अच्छे से करना है, आपको इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से करना है। तो ये 3 चीज़ पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए एंड इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स जो बेसिकली करंट अफेयर में कवर हो जाती हैं। तो इतना कर लेंगे तो मीन्स आपके पास अच्छा कंटेंट होगा इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स। आपको वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं that have facilitated digital financial inclusion। देखिए, हमने क्वेश्चन किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, अब यहाँ पे पूछा गया है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। तो उसके फैक्टर्स आपको बताने हैं, ये फर्स्ट पार्ट होगा। देन मेंशन द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इस रिगार्डिंग क्या स्टेप्स ली हैं वो भी आपको बतानी होंगी और ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। और सबसे लास्ट में क्या पूछा है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट रिमेन गोइंग फॉरवर्ड। इतना करने के बाद भी क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आप बताएंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसने फैसिलिटेट किया है, जिसने प्रमोट किया है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया में। उसके बाद गवर्नमेंट की स्टेप्स क्या हैं वो बता दीजिए, क्या चैलेंजेस हैं जो अभी भी हैं हमें इनको दूर करना होगा वो बता दीजिए एंड सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये होगा स्ट्रक्चर आपके आंसर का। अब देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो किस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे। क्या पूछा गया है, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इसी को आप डिफाइन कर दो कि ये होता क्या है। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, मींस जो फाइनेंशियल सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी अफोर्डेबल कॉस्ट पे। किसे? जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है, जो वीकर सेक्शन है उसे। और जब ये प्रोसेस डिजिटली होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। मींस आप डिजिटल मीडियम से आपको फाइनेंशियल सर्विस मिल रही है। एग्जाम्पल क्या होगा, आप फ़ोन से ही पेमेंट कर देते हैं। जोमेटो का आपने कोई फूड ऑर्डर किया, उसको आपने पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, बाय पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया। तो ये क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसने इस चीज़ को फैसिलिटेट किया है। अब देखो, सबसे पहला फैक्टर क्या आता है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसकी अपनी लिमिटेशंस है। देखिए, अगर किसी रूरल एरिया में कोई बैंक और की ब्रांच ओपन होती है और वहाँ पे इतने लोग ही नहीं हैं, तो कौन तो पैसा डिपॉजिट कराएगा, कौन ही लोन लेगा, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस
जो रूरल एरियाज होते हैं या जो रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता है, उसकी अपनी लिमिटेशन है। तो इसलिए वहाँ पे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन उसके चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। देन मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन काफ़ी बड़ा है, देखने में आया है। इंटरनेट अब काफ़ी सस्ते दामों पे, बहुत ही चीप रेट पे आपको मिल रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है जिसने फैसिलिटेट किया है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को। देन गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसमें डीबीटी पेमेंट्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये प्रमोट हो रहा है। हमने एक क्वेश्चन लिया था एमजी नरेगा का, उसमें भी डीबीटी पेमेंट यूज़ होता है, तो वो भी एक फैक्टर है। देन फिनटेक रिवॉल्यूशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज काफ़ी इस सेक्टर में आ रही हैं। अमेजन आप देख रहे हैं, गूगल पे आप देख रहे हैं, फ़ोन पे आप देख रहे हैं, तो काफ़ी कुछ रिवॉल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को। अब अगला पार्ट क्या पूछा है, गवर्नमेंट की स्टेप्स। तो स्कीम्स बता दीजिए, जैसे कि जनधन, आधार, मोबाइल, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। और देखो आप यहाँ पे ये डाटा बता दो, जैसे जहाँ तक जनधन की बात है तो ऑलमोस्ट 38 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं, ठीक है। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। एक बार डायरेक्टली इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या, जनधन के ऊपर, ठीक है, तो ये डाटा आपके पास होना चाहिए। देन यूपीआई, आप डायरेक्टली फ़ोन से किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। डिजिटल इंडिया, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। भारत नेट को आप लिख सकते हो कि किस तरह से जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑप्टिबल फाइबर केबल्स पहुँचाई जा रही है ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। देन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये 5 साल की स्ट्रेटजी है, इसको भी आप लिख सकते हो ताकि एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके टीयर 2 एंड टीयर 3 4 सिटीज़ में, किस चीज़ का, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, चैलेंजेस। तो देखो चैलेंजेस आप सभी को पता होंगे। सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल फ़ोन सबके पास नहीं है, इंटरनेट सबके पास नहीं है, कवरेज हर जगह नहीं है, तो ये एक इशू हो जाएगा। देन डिजिटल लिटरेसी हर जगह अवेलेबल नहीं है, काफ़ी लोग इलिटरेट हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कैसे काम करना है, तो वो भी एक इशू होगा। देन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे कि आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, ये सभी इसको कंट्रोल करते हैं, तो एक तरह का कन्फ्यूजन होता है। तो एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। देन जब भी हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट की या डिजिटल सर्विस की, तो बात आती है डाटा प्राइवेसी की, प्रोटेक्शन की बात आती है, साइबर सिक्योरिटी की बात आती है, तो वो भी एक चैलेंज है। देन आता है सिस्टमिक रिस्क। देखो कुछ ही प्लेयर्स हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया, फ़ोन पे वगैरह हो गया, तो अगर किसी के साथ भी कोई इशू आता है तो ये पूरा सिस्टम फेल हो सकता है, ठीक है ना। तो एक सिस्टमिक रिस्क है इसमें, तो ये सब चैलेंजेस आपको देने होंगे। इसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। देखिए कैसे कंक्लूड करोगे आप, सोल्यूशन बताइए, क्या सोल्यूशन है। एक हमको ना जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो डेवलप करना होगा। आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर सकते हो, आप डाटा प्रोटेक्शन की बात कर सकते हो, आप डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी की आप यहाँ पे बात कर सकते हो। और देखो एक स्कीम भी लॉन्च हुई थी, उसका क्या नाम था, आरबीआई की स्कीम थी, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है, एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। अ वरिंग ट्रेंड फॉर इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन द डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और ये एक चिंता का विषय है, अ वरिंग ट्रेंड। तो इसके रीजंस क्या हैं वो आपको बताने कि क्या कारण है जिससे ऐसा हो रहा है, एंड व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिवाइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्या स्टेप्स ली जानी चाहिए जिससे आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फिर से रिवाइव कर सको इंडियन इकोनॉमी में। तो आई थिंक आप इसके पार्ट्स आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे
किस तरह से करेंगे आप बताइए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, या उसकी इंपॉर्टेंस बता दो। देन रीजंस बताइए कि क्यों कम हो रहा है। उसके बाद आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने होंगे और फिर आप कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो ये वो सारे पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे लिखने होंगे, इंट्रोडक्शन, रीजन, स्टेप्स एंड कंक्लूजन। अब देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को बता सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे 18-19 में साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि ये एक की ड्राइवर है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इससे डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसका डाटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही बात है। प्राइवेट सेक्टर में डिक्लाइन हुआ है। 2011 में ये 27% था एंड 2018 में ये हो गया 21%। तो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आपने यहाँ पे बता दी है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है और इसमें डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है। अब सेकंड पार्ट क्या है कि क्या कारण है। तो देखो, सबसे पहला कारण तो क्या है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। देखिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पैसा। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कहाँ से इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब ये होता क्या है, जहाँ तक कंपनीज की बात है, काफ़ी कुछ लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट ही पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, जहाँ तक बैंक की बात है, काफ़ी कुछ लोन दे चुके हैं लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, एनपीए हो जा रहा है, तो कहाँ से लोन दोगे। तो जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। देन इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी। देखिए, जब आपको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट 2 साल बाद क्या उसकी पॉलिसी होगी, तो जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा। काफ़ी कुछ पहले हुआ है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, अभी BS6 नॉर्म्स आ गई हैं। तो ये सब अनसर्टेनिटी है। जो प्राइवेट प्लेयर है उसको पता ही नहीं है कि कल क्या हो जाएगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट में इन्वेस्टमेंट आना बहुत मुश्किल होता है। देन विशियस साइकिल ऑफ डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है तो इससे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, जॉबलेस लोग ज़्यादा हो जाएंगे। इससे क्या होगा, उनकी इनकम कम होगी। इनकम कम होने से जो उनकी स्पेंडिंग है वो भी कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम होगी इसका मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक विशियस साइकिल है। इन्वेस्टमेंट कम हुआ, जॉबलेसनेस बढ़ेगी, स्पेंडिंग कम होगी, डिमांड कम होगी एंड अल्टीमेटली फिर से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। देन लैक ऑफ की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। देखिए, पावर सेक्टर में काफ़ी कुछ इशू चल रहा है। हमने देखा कि जो स्कीम है उदय, वो एक तरह से फेलियर ही है, काफ़ी कुछ एनपीए हो रहा है। तो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो हमें लाने होंगे और वो अभी तक लाए नहीं गए हैं, और ये भी एक तरह का रीज़न है जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्या स्टेप्स लेनी चाहिए। तो देखो, प्रॉब्लम्स आपने बता दी, अब उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करोगे। तो पहला इशू है मनी का, इन्वेस्टमेंट का। तो ये जो एनपीए का इशू है इसको दूर करो। बैंकिंग नॉन बैंकिंग सेक्टर के जो इश्यूज हैं वो आपको दूर करने होंगे। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट, इसको डेवलप करो ताकि जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर बर्डन कम हो। ठीक है, तो इसको हमको डेवलप करना चाहिए, इसको यूटिलाइज करना चाहिए ताकि मनी वाली प्रॉब्लम ना रहे। जो आपका पॉलिसी एक्शन है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, लोगों को पता रहे कि आज से 2 साल बाद क्या होगा, तभी तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि तब जाके वो पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। देन सस्टेन्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जैसे कि एंट्री एग्जिट वाले जो इश्यूज होते हैं वो नहीं होने चाहिए। आईबीसी में जो इश्यूज हैं उनको दूर करो, पावर सेक्टर में जो इश्यूज हैं उनको दूर करो। अभी रिसेंटली लेबर लॉज को कोडिफाई किया गया है, तो ये एक अच्छा कदम है। तो इस तरह के स्टेप्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है,
सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए कंक्लूजन में आप बता दीजिए कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अपना एक अलग इशू है, कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है कि भाई इतना ही कर सकते हैं। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशन है, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो क्या करना होगा कि जो स्टाल्ड प्रोजेक्ट हैं उनको जल्दी से चालू करो, जो कॉरपोरेट फर्म्स के इश्यूज हैं कि भाई बैलेंस शीट का इशू है उसको दूर करो, बैंकिंग सेक्टर को रिवाइव करो। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब आपको कोई एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देना है जिसकी वजह से फिर से आप रिवाइव कर पाओ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और वो है एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस करते हैं। और आज भी मैंने वही किया है, 2 क्वेश्चन है एंड 2 डिफरेंट लर्नर्स से उनको मैंने लिया है ताकि दोनों को आइडिया हो जाए। अब देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो वही वाला है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। राइटिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखो फिर से इन्होंने वही किया है कि जो इंट्रोडक्शन वो काफ़ी बड़ा लिख दिया है। देखो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर 10 मार्कर है तो आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन 2 से 3 लाइन में होना चाहिए, और अगर 15 मार्कर है तो 3 से 4 लाइन में, इससे बड़ा मत लिखो। आपने यहाँ पे 6 to 7 लाइन लिख दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो शुरू की 3 लाइन है ये काफ़ी है। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ डिजिटल मीन्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन। तो ये डेफिनेशन अच्छी है और ये ही आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसके बाद जो आपने लिखा है या तो उसको मत लिखो, या फिर अगर आपको लिखना ही है तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर दो, ठीक है। तो इतना तो आपको करना ही होगा। फिर आपने क्या लिखा है, फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड गवर्नमेंट स्टेप्स। देखो 2 अलग पार्ट हैं, तो 2 अलग हेडिंग आपको लिखनी होगी। पहले फैक्टर्स बताओ, उसके बाद स्टेप्स बताओ। यही क्वेश्चन में ऑर्डर दिया हुआ है। आप ना क्रोनोलॉजी को समझिए, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फैक्टर्स आपने हेडिंग में लिखा है, लेकिन आपने यहाँ पे स्टेप्स बताई हैं। तो भाई फैक्टर्स बताओ, वो आपने मिस कर दिया है, उसको आपने एड्रेस ही नहीं किया है, आपने डायरेक्टली स्टेप्स लिख दी हैं। क्या स्टेप्स हैं? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कोई सेंटर नहीं बनाया गया है। वो जो सेंटर बनाया गया था वो था नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इंक्लूजन नहीं था, ठीक है। तो एक बार इसको चेक करो। मुद्रा बैंक की आप बात कर रहे हो तो बेसिकली गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, वो आपने लिखी है। यहाँ पे आपने लिखा है कि नियर अबाउट 18 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए, तो ये गलत है। 38 करोड़ है मेरे ख्याल से, तो गलत डाटा मत दो। ये स्टैंडर्ड डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। जीवन बीमा की बात कर रहे हो, प्रायोरिटी सेक्टर बैंक। अब यार देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, ये बैंक तो मैंने सुना नहीं, एक बार इसको चेक करो। देन आप एसएचजी की बात कर रहे हो, ठीक है, ई शक्ति हमने देखा भी था, ये भी एक सही पॉइंट है। देन आपने यहाँ पे लिखे हैं फैक्टर्स, लेकिन फैक्टर्स बताए नहीं है। आपने क्या लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस बैंक सेंटर्स ग्रुप, ये सब इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसको अवॉइड करो, कोई मतलब नहीं है। इन इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनीथिंग इज नॉट द एंड ऑफ प्रॉब्लम, बट द मेन प्रॉब्लम इज द अवेयरनेस अमंग पीपल। देखो ये समस्या तो पूरे वर्ल्ड में ही है, तो इंडिया स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम नहीं है। अवेयरनेस की आप बात कर रहे हो तो ये फैक्टर कहाँ से होगा, ये आप कंक्लूड कर सकते हो इससे ना, तो ये चीज़ भी गलत है, ये यहाँ पे नहीं आएगी। उसके बाद चैलेंजेस, इलिटरेसी ठीक है, इनकम गैप वगैरह, पॉवर्टी, ये भी ठीक है, बैंक ब्रांचेस कम है, एंड जो अकाउंट्स ओपन किए गए हैं उनमें काफ़ी कुछ यूज़ नहीं किए गए हैं। डिसेबल पीपल, वुमेन की आपने बात की। देखो आपने क्या किया है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिए हैं और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। कुछ पार्ट्स आपने छोड़ दिए हैं, फैक्टर्स आपने नहीं बताए हैं, बताने चाहिए। इसके बाद आपने लिखा है कंक्लूजन, फिर से काफ़ी बड़ा लिखा है। तो देखो ये जो लास्ट की जो लाइन है ना, सक्सेस ऑफ एनी स्कीम और इनिशिएटिव डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन अवेयरनेस। तो देखो अवेयरनेस ये सही पॉइंट है, लेकिन इसको रिपीट मत करो। आपने ऑलरेडी लिखा था तो वहाँ से हटाओ और यहाँ पे ये सही रहेगा। देखो मेरी आपको एडवाइस क्या है कि जो मेंस की आंसर शीट आती है ना, उस पर आप आंसर लिखना स्टार्ट करो,
उससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना कंटेंट आपको लिखना है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया। यार देखो, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, भले ही गलत हो जाए कोई इशू नहीं है, अभी मेंस का एग्जाम तो आप दे नहीं रहे हो, तो जितनी भी लिमिटेड नॉलेज आपके पास है उससे ना आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आंसर लिखो, भले जैसा भी लिखो, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे आपकी जो कमियां हैं वही बताऊंगा। ठीक है, और उससे आप ही का फायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात, देखो जो भी आंसर्स आप सबमिट कर रहे हो तो उस पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप देखो, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है, काफ़ी कुछ फ़र्क है ना। तो क्या होगा, मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है अगर इमेज अच्छी होती है। ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगता है। क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट वाला। आपने शुरुआत की है कि इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, काफ़ी सही पॉइंट है। इकोनॉमिक सर्वे की आपने बात की है, तो इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से किया है। देन आपने रीजंस बताएं कि क्या कारण है। सबसे पहला है कि अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है। अब देखो यार, ये एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट तो नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट्स पहले वो लिखिए जो रिलेवेंट हैं, प्रायोरिटाइज करिए पॉइंट्स को। जैसे कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी, तो इस तरह के पॉइंट्स पहले आने चाहिए। ठीक है, देन आप बात कर रहे हो कि इन्फोर्समेंट सही से नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का, टैक्स हेवन कंट्रीज़ की प्रेजेंस है, एंड इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट कल्चर है वो इतना अच्छा नहीं है। एंट्री आसान है लेकिन एग्जिट काफ़ी परेशानी वाली होती है। देन आपने लिखा है पद्म व्यूहम स्टेटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे। देखो, ये मुझे कहीं मिला ही नहीं है, तो अगर आपका सोर्स सही है तो ये पॉइंट सही है, बट मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहीं मिली नहीं। सिंगल विंडो क्लियरेंस की आप बात कर रहे हो, डाटा लोकलाइजेशन। देखो यार, ये सब जनरल पॉइंट्स है ना, ये आपको रिलेवेंट पॉइंट लिखने होंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपने छोड़ दिए, तो कंटेंट एनरिचमेंट आपको करना होगा। देन स्टेप्स क्या है, स्किल्ड मैन पावर, मार्केट रिसर्च, तो वही है जो आपने इश्यूज लिखे हैं उसी को आपने सॉल्व करने की बात की है। कॉर्पोरेट टैक्स मिनिमम होना चाहिए, अभी रिसेंटली इंडिया ने ऐसा किया भी था। क्रेडिट अवेलेबिलिटी आराम से होनी चाहिए। तो देखो, ये पॉइंट आपके पहले आने चाहिए, ये अच्छे पॉइंट्स हैं, तो इनको आप पहले लिखो। ठीक है, देन आपने साइकिल बनाया, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग, ये अच्छा है। देन नीड फॉर सिंगल विंडो मैकेनिज्म, ऑलरेडी ये आप लिख चुके हो मेरे ख्याल से। ठीक है, ये आपने लिखा था इश्यूज में, तो ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे ठीक है। फिर आपने कंक्लूड किया है कि इंडिया की जो रैंकिंग है ईओडीबी में वो आपने बताई है। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, जीएसटी लाया है, तो कैन बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव स्टेप इन इंक्रीजिंग। तो देखो क्या है ना, थोड़ा सा सही से लिखो। आप यहाँ पे बताओ कि इंडिया ने रिसेंटली क्या स्टेप्स ली हैं, तो आप बता दीजिए कि ईओडीबी में हमारी रैंक इतनी आई है, कॉर्पोरेट टैक्स हमने रिड्यूस किया है, जीएसटी हमने शामिल किया है। तो इस तरह से आपको कंक्लूड करना होगा। थोड़ा सा ना प्रॉपरली इस सेंटेंस को फ्रेम करो। ठीक है, और काफ़ी लंबा ये कंक्लूजन है, 3 से 4 लाइन में करो। इस तरह की कटिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। काफ़ी कुछ कटिंग है, 1-2 हो जाए चलेगा, लेकिन देखो इस आधे पेज में ही ये 4 बार आपने कटिंग कर दी, तो ऐसा नहीं चलेगा। कंटेंट को एनरिच करो, और क्या कंटेंट होना चाहिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी के साथ ये सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, आंसर शीट भी हमने देख ली है। आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे इस इनिशिएटिव को आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके ग्रुप्स में, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।